वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूं आप सबके बीच जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर तौर पे पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास का जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा गया है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, एओ ह्यूम या फिर लॉर्ड वेवेल या बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि ये जो एओ ह्यूम है, एओ ह्यूम ये क्या थे, एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। और इनका जो फेमस, इनका मन पसंदीदा जो स्थान था वह शिमला था। इस वजह से हर्मिट ऑफ शिमला इसे एओ ह्यूम को कहा जाता है। एओ ह्यूम का राजनीतिक के क्षेत्र में हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आपको अगर ध्यान में है कि यह इनका स्थान, इनका अहम योगदान किस चीज में रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एक अहम योगदान इनका हमारे इतिहास में, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति एओ ह्यूम को माना जाता है। तो अगर उनके बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम किए थे एओ ह्यूम जिसके लिए ये हमारे इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और चलते हैं हमारे स्क्रीन के अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि किसे प्रदान की थी। खाने खाना की उपाधि थी शाहजहां ने किसे प्रदान की थी। अब्दुल रज्जाक, महावत खां, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर बहादुर शाह। जल्द से बताएंगे शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि किसे प्रदान की थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि महावत खां को प्रदान की थी। ठीक है, महावत खां। शाहजहां को अगर बात करें शाहजहां की तो महावत खां यहाँ पे राइट आंसर होगा। महावत खां को शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। और जहां तक बात की जाए शाहजहां की तो आप सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां ने क्या बनवाया है, ताजमहल बनवाया है। तो और या दिल्ली में लाल किला भी बनवाया है। तो और भी बहुत सारे किला ये शाहजहां ने बनवाया है, जिस वजह से इन्हें शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां के काल को माना जाता है। आपको ध्यान में रखना है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासक के शासन काल को कहा जाता है, तो शाहजहां आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वर्साय की संधि कब हुई थी। जल्दी से बताएंगे वर्साय की संधि कब हुई थी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी। 28 जून 1919 को। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वर्साय की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो अमेरिका, रशिया और फ्रांस के मध्य यह वर्साय की संधि हुई थी। वर्साय की संधि के ऊपर जर्मनी ने अंतिम रूप से इस पे सिग्नेचर या हस्ताक्षर किए थे। और यह जो वर्साय की संधि थी, यह जर्मनी मतलब विवश होकर के इस पे हस्ताक्षर किया था वर्साय की संधि के ऊपर, जिस वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि जर्मनी के जो लोग थे वो काफी हतोत्साहित थे इस वर्साय की संधि को लेकर के, जो कि यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारणों में से एक, तात्कालिक कारणों में से एक माना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फिर देखते हैं अगला सवाल। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर होगा 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी। अगर आपसे पूछ दे कि किसके किसके मध्य वर्साय की संधि हुई थी, तो अमेरिका, रशिया और फ्रांस के मध्य हुई थी। ठीक है, और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कब। चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह कब किया था, जल्दी से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1962 ईस्वी, यानी कि 19 सितंबर 1962 ईस्वी को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और किस हेतु मतलब किस वजह से चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो शिमला की समझौता हिमालय की सीमा को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, जिस वजह से 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें भारत और चीन की बात हुई ही है, तो यहाँ से आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है भारत चीन के बीच मैक-मोहन रेखा। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसको आसान है इसको ध्यान में रखना बहुत ही इजी है कि चीन और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में जो होता है ये माइक कहाँ से आता है, ज्यादातर चाइनीज चीजें कहाँ से आती हैं, तो वो जो भी बहुत कम समय के लिए जो टिकती हैं वो चाइना से ही तो आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक कहाँ से आता है, किस देश से आता है, तो मैक आता है कहाँ से, चाइना से। ठीक है, और तो इस प्रकार से मैक-मोहन रेखा भारत से चाइना में आता है, तो भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा स्थित है। ठीक है, ये सीमा रेखा का नाम है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का विवरण कहाँ मिलता है, जल्दी से बताएंगे, आपके पास बहुत ही कम समय है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जातक। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक की कथाओं से मिलता है। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म को लेकर रची गई कथाओं में जातक कथा उन कथाओं में से एक है। अगर हम बुद्ध के बारे में निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध को हुई थी, तो निर्वाण की प्राप्ति की बात करें तो निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान का अर्जन यानी कि निर्वाण की प्राप्ति। और गौतम बुद्ध की बात आई है तो उनके पुत्र का नाम राहुल था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखेंगे, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। और यहाँ पे जातक का था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान में रखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इस प्रकार से अगले सवाल पे। ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है। ऋग्वेद, जब बात वेद की आई है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वेदों की संख्या आपसे अगर पूछ दी जाए कि कुल कितने वेद हैं, तो आप कहेंगे कि कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स, सभी लोग जब भी इस क्लास में आते हैं तो कॉपी और पेन के साथ आए और इन सारी बातों को जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूं आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, इससे आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी आप लोग साथ साथ करते चलेंगे, इससे आपका जीके जीएस और बेहतर होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन ही करना है और उसका आंसर ही, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा इन सारी बातों को याद करने में। ठीक है, तो इस वजह से एक तो पहली बात कि क्वेश्चन को रिलेट करना सीखिए। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया ऋग्वेद, जब वेद की बात आ गई तो आप एक बार वेद को रिकॉल कर लेंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सरस्वती नदी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है।
और आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो वहां पे आपको जो इसका राइट आंसर होगा, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। या फिर यूं कहें कि भारतीय संगीत का जन्मदाता किस वेद को कहा जाता है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गंगा नदी है, तो गंगा नदी मैंने हाल ही में आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन का आंसर करवाया था कि गंगा नदी हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है। और वह कब हुई है, तो 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2510 किलोमीटर, मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। और उसके बाद यमुना नदी की बात करें तो यह दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछ देगा कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर, सॉरी 1376 मीटर। अगर मीटर में पूछे तो 1376 मीटर, या किलोमीटर में पूछे तो 1376 किलोमीटर यह यमुना नदी है। 1376 मीटर, या यूं पढ़े 1376 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को, और जो भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों के बीच एक बार इस वीडियो को जरूर भेजें, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें और हमारा जो YouTube परिवार है थोड़ा और बड़ा हो सके, ताकि मैं इससे और ज्यादा बेहतर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवा सकूं क्लास की। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल का आंसर करते हैं। अगले सवाल से पूछा गया, भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था। जल्दी से बताएंगे, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, तो वह कब हुआ था ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। 28 अप्रैल 1924 को। ठीक है, अप्रैल 1924 को यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 अप्रैल है, 20 नहीं, 28 अप्रैल है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं अगले सवाल पे। 22 जुलाई, यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, मैंने हाल ही में आपको बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसे अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा के द्वारा। ये आप सभी लोग जानते हैं। और 9 जनवरी 1915 की तिथि की यदि हम बात करें तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी मुंबई की अपोलो बंदरगाह पे आए थे। ये आप सभी लोग जानते हैं, जिस वजह से ही हमारे भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अभी जैसे कि नववर्ष मनाया गया, ये जनवरी का ही महीना है, और आगे आने वाले 9 तारीख को क्या मनाया जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और वो इस वजह से मनाया जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे आए थे। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इन सारी बातों को एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे, और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार तो आप जरूर देखेंगे। तीसरी बार आप वीडियो का, मैं आपको बता दूं तरीका, वीडियो का आवाज क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। और एक बात और, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को अपने फोन में डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि डाउनलोड कर लेने से लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो मेरे पास आएंगे और मैं देख लूंगा। पर ऐसा नहीं करना है आपको वीडियो ऐसे ही ऑनलाइन देखना है। ठीक है, इससे आप वीडियो देख भी पाएंगे। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो फिर रह जाता है आपके मोबाइल में, इसलिए आपको डाउनलोड नहीं करना है। वैसे आपका मन, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डाउनलोड ना करें। वीडियो देखना है तो जितनी भी बार देखना है आप वीडियो ऑनलाइन देखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि डाउनलोड करने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि
अब तो मैं देख ही लूंगा, पर वो देखते नहीं है, वो मोबाइल में ही रह जाता है। ठीक है, इन सारे एडवाइसेस को आप ध्यान में रखेंगे। और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एक बार उसको फिर से देख लें। 28 अप्रैल 1954 को यहाँ पे भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन है मैंने उसको भी डिस्कस कर ही दिया है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताएंगे, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, आप सभी लोग जानते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में करवाया भी आपको कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसका तात्कालिक कारण की बात करें तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक और फर्डिनेंड, इनकी मृत्यु कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी 1914 में। और इसी वजह से यही एक मुख्य कारण था, और भी कारण थे लेकिन ये एक मुख्य मुद्दा था कि जिस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र यहाँ पूछा गया, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था, जर्मनी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध में जो कि 1914 से 18 तक चली थी, कितने देशों ने भाग लिया था? यह जल्दी से आंसर करेंगे, काफी इजी सवाल है, जो लोग जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते वो जान लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। पहली बात यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चली थी, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था की बात की जाए तो यहाँ पे 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात अगर आपसे पूछी जाती तो द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और मैंने अभी अभी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। इस प्रकार से ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपसे पूछा गया है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए आप। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है 18। पुराणों की कुल संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 18 है पुराणों की कुल संख्या। और पुराण में किस चीज का जिक्र होता है? तो यहाँ पे पुराण में धर्म अधर्म पाप पुण्य इन सारी बातों का जिक्र रहता है। और पुराण का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें पुराण, तो इसका पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। ठीक है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या फिर पुराना। ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। और चलते हैं, पुराणों की कुल संख्या मैंने आपको बता दी है कि 18 है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया 10 राज्य युद्ध, यहाँ पे 10 राज्य युद्ध होगा। ठीक है, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जल्दी से बताएंगे, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह जो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था वह रावी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे कि पौरुषणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था यह राजा सुदास एवं उनके दासों के मध्य लड़ा गया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 राज्य युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो राजा सुदास और उनके दासों के मध्य हुआ था। और यह रावी नदी, जिसे कि पौरुषणी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पे लड़ा गया था। ठीक है, तट यानी कि किनारा होता है। आप सभी लोग इन सारी बातों से परिचित हैं कि तट क्या होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, कहाँ से?
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल हड़प्पा के कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर राजस्थान? जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ये गुजरात। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो गुजरात से। फ्रेंड्स, आप अगर जानते हैं कि गुजरात की राजधानी क्या है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए कि गुजरात की राजधानी क्या है। मैं वेट कर रहा हूं, आप आंसर कीजिए। ओके, तो जिन लोगों ने आंसर किया अच्छी बात है, और हड़प्पा नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप अगली वीडियो में देखते रहेंगे। इसी तरह से राज्य राजधानी, हम लोग राज्य राजधानी का एक स्पेशल से वीडियो लाएंगे और उससे थोड़ा सा और रिलेट करके और भी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य राजधानी पे नहीं चलेंगे, ये छोटी मोटी बात है, आप लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा गुजरात होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए थे? तो गुजरात से खोजे गए थे। और हड़प्पा की जो खोज की थी, इसके खोजकर्ता, हड़प्पा जो स्थल है इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम सहनी ने। ठीक है, इन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे ऐसे ही डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि दयाराम सहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज कब की थी? तो आप कहेंगे 1921 में की थी। या फिर ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो वहां पे भी आपका राइट आंसर होगा दयाराम सहनी। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा सवाल था वह था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो गुजरात से खोजे गए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता अगर आपसे पूछ दे, मोहनजोदड़ो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछा जाता तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास, ध्यान में रखना है, राखल दास बनर्जी ने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी? आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा कि राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज कब की थी, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज कब की थी। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल आपसे पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग कौन था? यानी कि आयोग का नाम आपको बताना है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग कौन था? तो हंटर आयोग था। ठीक है, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग था। और यह जो आयोग बुलाया गया था वह डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में यह आयोग का इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर ने हंटर आयोग की अध्यक्षता की थी। और इसे जो बुलाया गया था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु बुलाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, वह इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम कौन थे? 9 अगस्त 1945 को जो जापान के शहर नागासाकी पर बम गिराया गया था, और इस बम का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था, और यह किसने गिराया था यह भी आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पूछा गया 9 अगस्त 1945 को ये अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर बम गिराया था, इसको ध्यान में रखना है। और इस बम का नाम क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, क्वेश्चन फॉर यू। ये बहुत इजी सवाल है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं करने वाला। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर करना है। इससे 3 सवाल का आंसर आप लोग को करना है। एक तो ये कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था, अमेरिका ने गिराया था, ये मैंने बता ही दिया, मैं माफी चाहता हूं। और फिर एक और तिथि थी जो कि जापान के ही एक और जगह पे अमेरिका ने बम गिराया था, उस जगह का नाम और कब बम गिराया था
और कौन सा बम गिराया था। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे, आप अगर इस क्लास के स्टूडेंट हैं तो। आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस कमेंट का आंसर, इस एक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच क्या होता है। जब वस्तु को आप गर्म करते हैं, किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, तो उसके अणुओं के बीच क्या होता है। चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर भार घट जाता है। जल्द से बताएंगे। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में गति बढ़ जाती है, यानी कि उसकी चाल बढ़ जाती है। यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच जो है क्या होता है, उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, अभी गर्म किया गया तो उसके अणुओं की क्या होती थी, गर्म किए जाने पर अणुओं की गति बढ़ गई। अब ठंडा किया जा रहा है तो अणुओं की गति कम हो जाएगी। यहाँ पे तो काफी इजी सवाल था। तो चलिए इसका आंसर घट जाती है, ध्यान में रखेंगे। अणुओं के बीच जो गति है वो घट जाती है। अगला सवाल का आंसर कीजिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। रदरफोर्ड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर हम्फ्री डेवी। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच एक बार इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से, इस AK एकेडमी क्लास से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें इस क्लास का। तो ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, यह किसने कहा था। तो रमफोर्ड ने कहा था, ध्यान में रखना है, रदरफोर्ड नहीं, ये रमफोर्ड होता है यहाँ पे, रमफोर्ड। ठीक है, रमफोर्ड ध्यान में रखेंगे, रदरफोर्ड नहीं था, रमफोर्ड था। ओके, तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है। जल्दी से बताएंगे, ऊष्मा का SI मात्रक। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा जूल। ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वह जूल होता है, ध्यान में रखेंगे। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो है बल का SI मात्रक है, न्यूटन। ठीक है, बल का SI मात्रक है न्यूटन, और इसे क्या किया जाता है, N से सूचित किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, बल का SI मात्रक न्यूटन है और इसे N से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है। और एम्पियर की बात करें तो एम्पियर विद्युत धारा का मापक है। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है या एम्पियर में मापा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और वाट शक्ति का SI मात्रक है, वाट। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वाट शक्ति का SI मात्रक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी, और तो मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK GS क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।